चलिए घुमाना पड़ेगा। बस बस रुक ही ना रहा। अरे रुक रुक रुक, थोड़ा यहाँ तक आ रहा ना। अब सही है, काटा काटा। विद्यार्थियों, काव्य दोष हमारा चल रहा था हिंदी साहित्य में, और काव्य दोष में हम 8 दोष हमने पिछले वीडियोज में देख लिए थे, पढ़ लिए थे। 9वां दोष हमारा जो है वो है पुनरुक्त दोष। कौन सा? पुनरुक्त दोष। तो देखिए, पहले परिभाषा देखिए कि जब काव्य पंक्ति में अर्थ की पुनरुक्ति होती हो, अर्थात वही बात, बड़ी बात दूसरे शब्दों में पुनः कही जावे, तो वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जैसे देखिए, दृश्य बड़ा था रम्य, दृश्य बड़ा था रम्य। तो रम्य का अर्थ भी क्या होता है? रम्य मीन्स सुंदर। रम्य मीन्स भी क्या होता है? सुंदर होता है। ये बात कह दी गई है, लेकिन फिर भी इसमें मंजू, मनोहर और सुंदर शब्दों का प्रयोग पुनः किया गया है। मंजू का अर्थ भी वही सुंदर होता है, मनोहर का भी अर्थ सुंदर अर्थात मन को हरने वाला, और सुंदर का अर्थ भी वही निकलता है। तो इन शब्दों को यहां पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस काव्य पंक्ति में ऐसा करने की चेष्टा की गई है। अतः इस पंक्ति में यहां पुनरुक्त दोष का आगमन हुआ है। ऐसे ही ये दूसरा उदाहरण है कि सबको जानत तुम्हें सारे सकल जहान। तो देखिए, जब इस बात में क्लियर कर दिया गया कि सब कोई जानत है तुम्हें, यानी कि सब कोई तुम्हें जानता है, इसका मतलब सारा संसार जानता है। लेकिन फिर भी यहां सारे सकल जहान, जहान मीन्स भी संसार होता है नहीं, तो ये बात पुनः इसमें व्यक्त की गई है, पुनः कही गई है। अतः इस पंक्ति में भी पुनरुक्त दोष का आगमन हुआ है। तो जहां पर इस प्रकार की परिस्थिति बनती है या इस प्रकार की स्थिति होती है कि उसी बात को दूसरे शब्दों में पुनः कहा जाता है, तो वहां पर यह पुनरुक्त दोष उस काव्य पंक्ति में होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो दोष है आप लोगों के 10वां, दोष है वो है न्यून पदत्व। न्यून पदत्व दोष। अर्थात जब किसी रचना में वाक्य रचना करते समय कोई शब्द अरे तेरी
छूट जाता है, या छोड़ दिया जाता है, वहां न्यून पदत्व दोष होता है। तो देखिए, हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई काव्य पंक्ति हम बना रहे हैं और काव्य पंक्ति का निर्माण किया गया है, तो काव्य पंक्ति का निर्माण करते समय उसमें वाक्य रचना में अगर कोई शब्द छूट जाता है तो वहां न्यून पदत्व दोष उभर करके सामने आता है। जैसे तो भी सच है धर्मराज वह ज्वाला नहीं नई थी, दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। तो देखिए, इस पंक्ति में कहा गया कि तो भी सच है धर्मराज वह ज्वाला नहीं नई थी, अर्थात ज्वाला मीन्स अग्नि, अर्थात नफरत की भावना। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जो नफरत की भावना थी उसको यहां ज्वाला शब्द से व्यक्त किया गया है और कहा गया है कि ये धर्मराज, ये सच है कि जो नफरत की भावना दुर्योधन के मन में जमी हुई थी वो नई नहीं थी। दुर्योधन के मन में वह वर्षों से खेल रही थी। तो देखिए, दुर्योधन के मन में वह, अब यहां पर ज्वाला शब्द होना चाहिए था। यहां क्या होना चाहिए था? ज्वाला शब्द होना चाहिए था, तब यह पंक्ति सही बैठती कि दुर्योधन के मन में वह ज्वाला वर्षों से खेल रही थी। लेकिन यहां पर इस ज्वाला शब्द को छोड़ दिया गया है, इसलिए यहां पर इसमें न्यून पदत्व दोष का आगमन हुआ है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जहां पर बनती है या इस प्रकार की स्थिति जहां होती है वहां न्यून पदत्व दोष होता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला जो है वो 11वां दोष है आप लोगों के, और वो है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष अर्थात
जब काव्य रचना में वाक्य रचना करते समय आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिक पदत्व दोष होता है। एक बार पुनः देख लीजिए कि जब काव्य रचना में वाक्य रचना करते समय आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे लिप्टी पुष्प पराग में लिप्टी पुष्प पराग में शनि श्वेत मकरंद, शनि श्वेत मकरंद, तो देखिए लिप्टी पुष्प पराग, पुष्प है और पराग, शनि श्वेत मकरंद, पुष्प है और पराग है। तो पुष्प जो शब्द है इसका प्रयोग यहां निरर्थक रूप से किया गया है, अर्थात अधिक मात्रा में किया गया, क्योंकि जो पराग है ये पुष्प का ही संवाहक, अर्थात उसी का पर्याय इसको मान करके चलिए। तो अगर इसको डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कि लिप्टी पराग में शनि श्वेत मकरंद, नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पर जो पुष्प शब्द है इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया गया है।
तो इस प्रकार की जहां पर स्थिति होती है वहां पर अधिक पदत्व दोष माना जाता है। और अंतिम और 12वां जो आप लोगों के दोष है वो है हतव्रत दोष। हतव्रत दोष जब वाक्य रचना करते समय छंद के नियमों का पालन नहीं किया जाता, वर्ण मात्रा नहीं किया जाता, या यति भंग हो वहां हतव्रत दोष होता है। वहां हतव्रत दोष होता है। जैसे सुख की झोली भर लाई, सच्चे सुख की झलक बावली, सच्चे सुख की झलक बावली तूने प्रथम दिखाई।
तूने प्रथम दिखाई। अब देखिए, अब इसको अगर हम देखते हैं तो देखिए, पहला चरण हम इसका पहला चरण यहां से यहां तक हो गया छंद के अनुसार, और दूसरा चरण यहां से यहां तक हो गया। ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया। यहां से यहां तक ये तीसरा चरण हो गया, और यहां से यहां तक ये चौथा चरण हो गया। चार चरण हो गए छंद के अनुसार। अब हम इसमें अगर मात्राओं को देखते हैं तो देखिए, दो, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, इसमें यहां 16 मात्राएं होती हैं। और यहां इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 ही मात्राएं होती हैं। इसमें यहां 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 मात्राएं होती हैं। और इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 मात्राएं होती हैं। नहीं तो ये 16 और 14 मात्रा इसमें अगर हम मान के चलते हैं कि इसके पहले और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 14-14 मात्राएं होनी चाहिए। तो यहाँ जो हमारा दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण में तो कितनी मात्राएं आ रही हैं? 14 मात्राएं आ रही हैं। नहीं, और जो चौथा चरण है इसमें कितनी मात्राएं आ रही हैं? 12 ही मात्राएं आ रही हैं। तो इसमें क्या हुआ? 2 मात्राएं इससे कम हुई। तो यहां पर क्या मात्राओं की कमी आई। दूसरा, यहां इसमें तीसरे चरण में यति भंग भी हुआ है। इसमें यति भंग भी हुआ है और इसमें 2 मात्राएं कम भी हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहां पर जो छंद के नियम हैं, उन छंद के नियम वर्ण और मात्रा का जो प्रयोग नहीं किया गया है सही तरीके से और यति भंग भी हुआ है, अतः यहां हतव्रत दोष का आगमन हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति जहां पर बनती है वहां हतव्रत दोष होता है। तो ये आप लोगों के 12 दोष थे कुल, और 12 दोष आप लोगों को हमने इन वीडियोज में करवाए हैं। तो इस वीडियो के साथ आप लोगों के जो हिंदी साहित्य की जो व्याकरण है, उस व्याकरण के जो बिंदु थे, रचनात्मक जो बिंदु थे व्याकरण के, वो यहाँ संपन्न हो जाते हैं। आप लोगों के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर के हम चलेंगे धीरे धीरे, और अगले वीडियोज में आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। थैंक यू।